नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिहाज से कैसा रहा और साथ ही अगले हफ्ते का मार्केट और खास करके सोमवार का मार्केट कैसा रहने वाला है, आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। आशीष से हम समझेंगे शुक्रवार के मार्केट का पूरा एक्शन, और देवांशी से जानेंगे अगले हफ्ते के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए जिस पर बाजार की नजर है। संदीप बताएंगे कि अगस्त सीरीज में आमतौर पर बाजार कैसा रहता है, बाजार का मूड कैसा रहता है। पूजा से हम समझेंगे कि आज जो दिग्गज सरकारी बैंक एसबीआई के नतीजे आए वो कैसे रहे, और कुशल बताएंगे कि टाटा मोटर्स के नतीजे कैसे रहे। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि शुक्रवार का दिन मार्केट के लिए कैसा रहा। तो हफ्ते का आखिरी का दिन बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। निफ्टी करीब 0.25% की गिरावट के साथ 11,073 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी करीब 130 अंकों की गिरावट दिखी, और बाजार पर प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल शेयरों से दबाव बना। वहीं फार्मा शेयरों में सत्र में शानदार बाइंग देखने को मिली। और अब आपको दिखाते हैं कि शुक्रवार के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। ये जरा आंकड़ा आप देख लीजिए। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 959 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 443 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं शुक्रवार के मार्केट पर एडिटर स्टेक का बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार दिन भर कमजोर रहे, आखिर में हल्की गिरावट पर बंद हुए। कुल मिलाकर शुक्रवार का दिन आपको बाजार के लिए कैसा दिख रहा है? अगस्त सीरीज की शुरुआत आज सुस्ती के साथ और हल्की कमजोरी के साथ हुई। बाजार खुले मजबूत, लेकिन उसके तुरंत बाद मुनाफा वसूली आती हुई दिखी और फिसले भी, अच्छे खासे फिसले भी, लेकिन 11,000 के अहम लेवल को निफ्टी ने होल्ड किया और वहां से फिर से रिकवरी देने की कोशिश भी की। उतार चढ़ाव के बीच मामूली नुकसान के साथ 28 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी थोड़ी ताकत दिखा रहा था, कोशिश कर रहा था कि निफ्टी के मुकाबले में कमजोर कम रहे, और उसकी वजह थी एसबीआई के नतीजे आने वाले थे, और नतीजों के बाद एसबीआई मजबूत भी रहा, और यही वजह थी कि बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हुआ। लेकिन एक बात साफ है कि जो जोश उत्साह कल तक था, जुलाई की सीरीज की एक्सपायरी तक, वो आज थोड़ा सा मिसिंग था। शायद बाजार वीकेंड से पहले थोड़ा सा पोजीशन बनाने में हिचकिचा रहा था। अगले हफ्ते से शायद दिशा दशा ज्यादा आसानी से तय कर पाए, लेकिन एक बात साफ है कि थोड़ी सी रुकावट इन लेवल पर आती हुई दिख रही है। ऊपरी स्तरों पर आज लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। नतीजों के लिहाज से बड़ा हफ्ता था, अब खत्म हुआ। अगले हफ्ते भी रिजल्ट्स रहेंगे, लेकिन थोड़े कम हो जाएंगे, तो अब एक्शन थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन ओवरऑल जुलाई की अच्छी सीरीज, जहां पर फिर से 800 पॉइंट निफ्टी बढ़ा, उसके बाद जाहिर सी बात है कि दो सीरीज में अगर 800 टोटल 1600 पॉइंट की तेजी निफ्टी में हो जाए, तो फिर तीसरी सीरीज अगस्त की जब शुरू होती है तो थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा सावधानी भरा माहौल वो होना लाजमी है। तो यही वजह कि बाजार सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, और जो रेंज अब निकल रही है वो है 11,000 से 11,300 के, जिसमें बाजार वक्त बिताने की कोशिश कर रहा है। तो आज का सेशन थोड़ा सुस्ती भरा वीकेंड सेशन होने की वजह से रहा, और लोगों का भरोसा यह भी है कि एक बार देख लें अमेरिका में क्या कुछ होता है, और उसके बाद सोमवार से हम बाजार के डायरेक्शन के बारे में तय करेंगे। और अब आपको बताते हैं कि शुक्रवार के मार्केट में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर बड़ा एक्शन हमने देखा, और उस एक्शन के पीछे वजह क्या रही। ये डिटेल समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, बताइए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अगर आप देखें तो बाजार में गिरावट का ही रुझान देखने को मिला। निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, हालांकि निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो बिल्कुल सपाट क्लोजिंग देखने को मिली, एक बहुत ही सीमित दायरे में कामकाज देखने को मिला। लेकिन क्विकली वो स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी की पोजीशंस बनती आई, हेवी ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ। सबसे पहले आप देखें
गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है इसमें 26% का इजाफा देखने को मिला। स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली। कैडिला हेल्थकेयर देखिए, फार्मा स्टॉक्स आज एक्शन में थे, यहाँ पर भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो 26% बढ़ते हुए नजर आया। और सिप्ला ये भी एक और फार्मा स्टॉक है जहाँ पर 17% का ओपन इंटरेस्ट हुआ और स्टॉक में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी थे आज के सत्र में जहां पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यानी इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मंदी के सौदे बनते हुए नजर आए। चोला फाइनेंस ओपन इंटरेस्ट 61% बढ़ा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 20% यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और नतीजों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अगर आप देखें तो 14% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ गिरावट देखने को मिली। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा आज जो ब्रेकआउट जहां पर तेजी देखने को मिली फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिली। और फार्मा स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो खासतौर पर जो एपीआई बनाने वाली कंपनियां हैं वहां पर जो नतीजे आ रहे हैं, नतीजे बहुत दमदार देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आप देखिए सोलारा एक्टिव, लॉरस लैब्स, टोरेंट फार्मा नतीजे के बाद यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली। और नतीजों के दूसरे दिन अजंता फार्मा यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। कल बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा था कि भारी गिरावट देखने को मिली थी। आज के सत्र में अगर आप देखें तो कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक में बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी देखिए खरीदारी का ही रुझान देखने को मिला। गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपको बताया। प्रेस्टीज एस्टेट्स, अब 5 तारीख से महाराष्ट्र में मॉल्स भी खुल रहे हैं, जिसके चलते फिनिक्स मिल्स, डीएलएफ में भी तेजी देखने को मिल रही। मेटल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी आज हल्की फुल्की खरीदारी का रुझान देखने को मिला। वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, हिंडाल्को इनमें खरीदारी देखने को मिली। एकमात्र ऑयल एंड गैस सेक्टर अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 दिन से गिरावट का ही रुझान देखने को मिल रहा है। और आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो एमआरपीएल, कैस्ट्रोल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और चेन्नई पेट्रोलियम यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो बहुत ही सपाट कारोबार देखने को मिला आज के सत्र। तो ये अलग अलग सेक्टर का एक्शन आशीष ने हमें समझाया, बताया। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। और आज हमारे खास मेहमान हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह का मार्केट आज हमने देखा, थोड़ी सुस्ती रही और जो वीकेंड का एक माहौल होता है वो मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हावी होता हुआ दिखा। अब अगले हफ्ते का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है, और खास करके मंडे को, अगर मंडे के लिए कोई ट्रेड लेना हो तो कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। एक तो वैसे वॉलेटाइल डे था और वीकेंड सेशन भी था और पहला दिन था नई एक्सपायरी का, नई कटान का जब पहला दिन है तो थोड़ा सा जो अनिल जी भी कह रहे थे डायरेक्शन को लेकर और ओवरऑल सुस्ती थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा जिस तरीके से काम किया जबरदस्त आज, और एनबीएफसीज और बैंक्स वगैरह थोड़े सुस्त थे, तो वैसा ही हो सकता है कि एक केमिकल्स वाले सेक्टर भी अच्छा करेंगे। और मुझे लगता है कि वहां पे एक बहुत बढ़िया कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक्स, जो कि मैंने पहले लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे भी दिया हुआ है और +10 की कमाई में भी दिया हुआ है, और बहुत नीचे लेवल्स पे दिए थे, वहां से आज जिन लेवल्स पे है यहां से भी मुझे लगता है कि इंट्राडे में ये मंडे के दिन 2190 तक के टारगेट्स, यानी कि 2102 पे बंद हुए, 2190, 2230 के 2 टारगेट्स के लिए इसको लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप मंडे का ट्रेड बता रहे हैं सर। लेकिन अगर किसी का नजरिया थोड़ा सा लंबा हो, मान लीजिए 5-7 दिन 10 दिन का पोजिशनल व्यू हो, तब उस लिहाज से कहां पर ट्रेड लिया जाए? बिल्कुल। अच्छा, मैं फाइन ऑर्गेनिक्स में स्टॉप लॉस बताना भूल गया था, 2070 वैसे स्क्रीन पे आ रहा है। और दूसरा जेके लक्ष्मी सीमेंट है, जो कि मैं पोजिशनल पिक के तौर पे दूंगा, और पिछली बार की पोजिशनल पिक ने तो जबरदस्त धूम मचाया है, इंद्रप्रस्थ मेडिकल। और इस बार मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से सीमेंट सेक्टर में रिजल्ट्स भी आए और सीमेंट सेक्टर बहुत एक्टिव हुआ है, और जब मॉनसून खत्म होने वाला और आगे कंस्ट्रक्शन डिमांड आने वाली है और रूरल डिमांड बहुत बढ़िया रहने वाली है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जेके लक्ष्मी चार्ट्स में भी बेहतरीन और फंडामेंटल्स और नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, क्वार्टरली नंबर्स भी। तो 320-330 के टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल लिया जा सकता है, और 280 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड अब तक आपको मिल चुके हैं, आगे आपको और ट्रेड मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अब ये बात कर लेते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट में ऐसी कौन कौन सी खबरें होंगी जिसके ऊपर मार्केट की नजर होगी, और जो मार्केट की चाल को प्रभावित कर सकती है, ऐसी खबरें कौन कौन सी हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, ये समझाने के लिए, बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवांशी, बताइए।
अगले हफ्ते की बात करें तो सबसे पहले नतीजों पर ही नजर कर लेते हैं। तो निफ्टी में 2 कंपनीज यानी कि एमएनएम और सिप्ला अपने नतीजे पेश करने वाली हैं। इन दोनों कंपनीज पर नजर रखें। और साथ ही अगर वायदा बाजार की बात करें तो कई कंपनीज हैं जैसे कि एक्साइड, अमरा राजा बैटरीज, बाटा, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज कंज्यूमर, कैडिला हेल्थ केयर, ल्यूपिन, टोरेंट पावर, अदानी एंटरप्राइज, रामको सीमेंट और कॉनकॉर, आरईसी, ये कुछ कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आने वाले हैं, तो इस पर नजर रहेगी। साथ ही 30 अगस्त यानी कि सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन इसके अलावा अगर मार्केट पे नजर करें तो स्पेंसर्स रिटेल की एजीएम पर फोकस रहेगा और साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र शुरू होता हुआ दिखेगा। साथ ही 4 अगस्त मंगलवार को आरबीआई की एमपीसी की 2 दिन की बैठक शुरू होती हुई दिखेगी, तो बैंक सारे फोकस में रहेंगे। और साथ ही सेटिन क्रेडिट केयर के राइट इश्यू पे एक डेट भी है। स्पेंसर्स रिटेल का राइट इश्यू खुलेगा, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 अगस्त बुधवार प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होते हुए दिखेंगे। साथ ही अनलॉक 3 के तहत कई ऐसे योगा सेंटर्स और जिम खुलते हुए दिखेंगे, ये अच्छी खबर है। और महाराष्ट्र में भी मॉल्स खुलते हुए दिखेंगे। तो पीवीआर जो फिनिक्स मिल्स है, ये कुछ कंपनीज हैं जिन पर आपको फोकस रखना होगा। और साथ ही 6 अगस्त यानी कि गुरुवार की अगर बात करें तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आती हुई दिखेगी। इसके चलते ओवरऑल मार्केट्स पर नजर रहेगी। और साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड का ब्याज दर पे फैसला आता हुआ दिखेगा। तो ग्लोबल मार्केट से भी क्यूज काफी अहम होंगे। तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे इवेंट हैं जिस पर मार्केट की नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगस्त सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और आमतौर पर अगस्त के महीने में बाजार का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, प्रदर्शन कैसा रहता है, ये समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप बताइए। देखिए, अगस्त महीने की जहाँ तक बात है, अगर आप रिटर्न्स की बात करें, जो मेजर इंडाइसेस और सेक्टर इंडेक्स की अगर आप बात करें, 5 साल के औसत रिटर्न हमने देखे और जो कुछ मेन बातें निकल के सामने हैं वो ये हैं, कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जिसने 5 साल में लगातार 5 बार पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हों। केवल एफएमसीजी एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जिसने 5 में से 4 बार पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो औसतन रिटर्न के हिसाब से अगर आप देखें तो एफएमसीजी ने आउट परफॉर्म किया है। मेटल इंडेक्स में सबसे ज्यादा उठापटक आपको नजर आएगी। वॉलिटिलिटी के लिहाज से देखें तो मेटल में रिटर्न भी नेगेटिव है। औसत अगर आप देखें 5% के ऊपर में, नीचे में 14%, ऊपर में 9.25% तक के रिटर्न्स भी इसने दिए हैं अगस्त महीने की जहां तक बात है। फार्मा इंडेक्स अगर आप देखें, अगस्त महीना इनके लिए शानदार रहता है। औसत पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर करने में सबसे आगे है ये इंडेक्स। औसत रिटर्न 2.5% के आसपास का है। और नेगेटिव रिटर्न की अगर आप बात करें तो उसमें निफ्टी बैंक ने बाजी मारी है। 2.25% का नेगेटिव औसत रिटर्न है अगर आप 5 साल का डेटा देखें। और वैसे भी 5 साल में से अगर आप देखें तो 3 बार तो इन्होंने नेगेटिव रिटर्न ही दिए। 2015 में 8.5% उठा था। पिछले अगर आप अगस्त की बात करें 2019 में, उसमें भी 2.25% के आसपास की गिरावट आई थी। तो ये कुछ 5 बड़े ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि निकल के सामने आए पिछले 5 साल का डेटा जब हमने अगस्त का एनालाइज किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ नतीजों की। एसबीआई के जून तिमाही के नतीजे आज आए हैं। नतीजे कैसे रहे हैं, क्या आंकड़े क्या कहते हैं, ये डिटेल समझाने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा बताइए। जी, एसबीआई के नंबर्स अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिले हैं। मुनाफा 2310 करोड़ से बढ़कर 4190 करोड़ का कंपनी ने घोषित किया है, जहां पर हम 2580 करोड़ के मुनाफे का अनुमान कर रहे थे। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों में ही कमी देखी गई है। और ब्याज से आय की बात करेंगे तो वहां पर भी करीब 11% की बढ़त कंपनी ने इस बार दर्ज की है। तो हर फ्रंट पर देखेंगे नंबर्स काफी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोविजनिंग जो बढ़ी है उसके बावजूद इस बार जो मुनाफे के फिगर्स हैं वहां पर अगर नंबर्स देखेंगे तो काफी बेहतर और मजबूत देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें जो स्लिपेजेस हैं उसमें भी इस बार कमी देखने को मिली है। और मॉरेटोरियम बुक में भी कंफर्टेबल सिचुएशन में ही है बैंक। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ओवरऑल अगर नंबर देख के कहें तो नंबर्स अनुमान से काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो जो नतीजे आए हैं एसबीआई के वो अनुमान से काफी बेहतर आए हैं, ये पूजा ने अभी बताया। तो संदीप जी, अब क्या नजरिया इसके ऊपर बनाया जाए, एसबीआई के ऊपर? बिल्कुल, देखिए, मैंने जब भी बैंकिंग स्पेस पे बात होती है तो मैंने 2-3 बैंक्स जो है जिनके बारे में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखा है। और पीएसयूज वैसे मैं बहुत बुलिश नहीं हूं, बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूं वैसे, बट इनमें एसबीआई और बीओबी ये 2 बैंक्स हैं जिन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है। और एसबीआई पर्टिकुलरली रिजल्ट्स ऐसे आने के बाद और एनआईआई इतनी अच्छी, नेट इंटरेस्ट इनकम और जीएनपीए और एनपीए फ्रंट, दोनों फ्रंट पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिखी है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि डाउनसाइड अब काफी रेस्ट्रिक्टेड हो गई है और वैसे भी एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। तो मेरे हिसाब से 180-85 कैन बिकम अ वेरी गुड सपोर्ट। जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करें और जिनको लेना है वो फ्रेश तेजी भी कर सकते हैं।
स्टैगर्ड वे में करते जाए, नीचे आए तो होल्ड ले। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से पॉजिटिव हूं मैं इस रिजल्ट्स पे, एंड एसबीआई इज अ बाय इन डिक्लाइंस फ्रॉम माय साइड। एसबीआई आप कह रहे हैं काफी पॉजिटिव है और यहां पर अच्छा आउटलुक आगे दिख रहा है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के नतीजों की, और टाटा मोटर्स के जून तिमाही के नतीजे भी आज आए हैं, और ये नतीजे कैसे रहे हैं ये बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताइए। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स के नंबर्स तो कमजोर साइड पर ही देखने को मिले हैं, पर यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारा अनुमान था, चाहे आप आय लीजिए, कामकाजी मुनाफा लीजिए या फिर मार्जिन्स लीजिए, तीनों फ्रंट पे जो है अनुमान से बेहतर साइड पर वहाँ उन सब स्पेसेस में हमें नंबर्स देखने को मिले हैं। और यहाँ पर लेकिन अगर आप कंपनी का घाटा देखें तो हमारा जो अनुमान था वो करीब 8250 करोड़ के घाटे का था, उसके मुकाबले कंपनी ने 8440 करोड़ का घाटा पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। पर यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी ने साफ तौर पर ये जताया है कि Q1 FY21 जो है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट वॉल्यूम्स पर जो है कोविड-19 की वजह से आता हुआ नजर आया है, और ये इसकी वजह से ही आप देखिए इनकी जो आय है वहाँ पर करीब 48% का फॉल आता हुआ नजर आया है, और अब कंपनी की आय जो है 31,983 करोड़ पर आती हुई दिखी है। और साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी की मार्जिन्स, यहाँ पर इनका जो प्रोजेक्ट चार्ज है वो मार्जिन्स को हल्का सा कंट्रोल करने में सक्षम रहा, और उस वजह से हमारा जो अनुमान था कि नेगेटिव टेरिटरी में मार्जिन्स जा सकती है, उसके मुकाबले 2.1% की पॉजिटिव मार्जिन्स ये मेंटेन करने में सफल हुए हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर मैनेजमेंट कमेंट्री पे मैं अभी सुन रहा था और उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला है कि जेएलआर के लिए हर एक क्षेत्र में, चाहे यूरोप लीजिए या नॉर्थ अमेरिका लीजिए या चाइना लीजिए, मंथ ऑन मंथ आधार पर जो है इनकी डिमांड और इनकी जो वॉल्यूम्स है वो इम्प्रूव होती है। वहाँ पर उनका जो मार्केट शेयर है वो ओवरऑल इम्प्रूव हो रहा है, और साथ ही इनके जो जेएलआर के 98% डीलर्स हैं वो अब ऑपरेशनल हो चुके हैं। पर पीवी स्पेस और साथ ही अगर आप कमर्शियल व्हीकल स्पेस देखें, जो भारतीय जो है इनका डोमेस्टिक कारोबार है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट और हिट आता हुआ नजर आया है। ओवरऑल वॉल्यूम्स अगर आप स्टैंडअलोन आधार पर जो इनका बिजनेस है उसमें देखें तो 97% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है, और इसका अभी जो इम्पैक्ट है वो आगे भी देख रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी अभी थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा रिकवरी के लिए। हालांकि पैसेंजर व्हीकल स्पेस जो है वो थोड़ा सा फास्टर साइड पर इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। अब संदीप जी, टाटा मोटर्स के नतीजों को देखने के बाद अगले हफ्ते इसमें क्या किया जाए? देखिए, ओवर करेक्टेड स्टॉक है, बट बैलेंस शीट मुझे अच्छी नहीं लगती है, काफी डेट्स है, और मुझे आगे डिमांड आउटलुक भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, भले वो डोमेस्टिक मार्केट्स हो या इंटरनेशनल मार्केट्स हो। तो मैं कॉशियस हूं। मैं वैसे भी इसके ऊपर बिल्कुल भी पहले गलत पड़ा हुआ हूं, तो अब वो बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी अब फूक फूक के पीता है, तो वैसे वाली हालत है मेरी टाटा मोटर्स में। मैं जल्दी से बाय रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, इस स्पेस में देना ही है तो मुझे मारुति अच्छा लगता है। मारुति इज अ बाय ऑन डिक्लाइंस, 5500 से 5800 6000 के बीच में मिलता है, तो मारुति को जरूर से लेके काम किया जा सकता है। एंड टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो, तो ये ओवरऑल एक कॉम्पोजिशन है जो ऑटो सेक्टर में अगर अप्रोच लेना है तो इसके थ्रू ले, बट ओवरऑल बहुत ज्यादा एडवेंचरस होके टाटा मोटर्स नहीं लेना चाहिए। जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं, बट उनको भी मैं बोलूंगा 125-30 का एक लेवल है जहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पे थोड़ा एग्जिट करके दूसरे अच्छे स्टॉक में बैठ के उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करें। तो नई खरीद को नो है संदीप जी की, और जिन लोगों ने ले रखा है वो 125-30 पर एक बार निकल जाए तो बेहतर होगा, ये राय उन्होंने दी है। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, सर, मंडे को ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? जी, मृत्युंजय नमस्ते, और आपके सभी उत्साही दर्शकों को विनोद शर्मा का नमस्ते। मैं बहुत ही उत्साहित होता हूं इस चैनल पर आकर, क्योंकि एक मौका मिलता है आप जो कहना चाहें उससे कहने का। तो अनिल जी और आपके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को एक सलाम तो बनता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि फार्मा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। फार्मा इंडेक्स जो चल पड़ा है, याद है अप्रैल में इसने लीडरशिप ली थी और मई, जून और जुलाई में खूब सुस्ताया है। अब हालांकि अभी भी जुलाई है 31 अंतिम दिन, लेकिन इसने अपनी अब तेजी पकड़ेगा। तो अगस्त
इसका महीना होगा फार्मा का। और ये अपने अगर हम बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स देखें 200 पॉइंट नीचे है, और वो तो बीएसई का एनएससी का जो फार्मा इंडेक्स है वो तो काफी नीचे है, लेकिन ये 5 साल की एक वीकनेस को तोड़ के बाहर निकलेगा। थोड़ा और समय दीजिए इसको। तो सिप्ला भी तैयार है, मैंने पहले भी जिक्र किया था इसका, और अभी ये 730 का कॉल मैं साझा कर रहा हूँ आपके साथ। 35 रुपए में लिया जाए, स्टॉप लॉस रखें 28 रुपए का, और 47 रुपए का टारगेट। मैं समझता हूँ जल्दी आने को आपको दिखेगा, पर एक बार 752 के ऊपर क्लोजिंग आई तो फिर ये हवाई जहाज भी हो सकता है। धन्यवाद। और अब वक्त है ये जानने का कि सोमवार के मार्केट में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मंडे को बाजार में क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? जहां तक सोमवार का सवाल है, बाजार में थोड़े से थकावट के, रुकावट के संकेत तो आ रहे हैं, लेकिन कमजोरी के नहीं है ये। देखिए, दोनों में फर्क है। थकना रुकना अपने आप में ठीक है, लेकिन कमजोर नहीं है बाजार। क्यों नहीं है? क्योंकि 11,000 के लेवल को अब भी नहीं तोड़ा है, न उसके नीचे जाकर ट्रेड किए हैं, न बंद किए हैं। और जब तक 11,000 के ऊपर है तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। तो सोमवार को सुबह जब बाजार खुलेंगे तो अमेरिका में किस तरह का सेशन आज होता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, और सोमवार सुबह के ग्लोबल मार्केट्स भी। लेकिन उसके पहले एक बात साफ है, और वो ये कि भारतीय बाजार अब टाइम वाइज करेक्शन देने को तैयार है, और टाइम वाइज करेक्शन में हो सकता है 10,000 के 11,000 के लेवल को ना तोड़े, और जब तक 11,000 के लेवल को ना तोड़े तब तक मजबूती मान कर रखे। फ्रेश तेजी और नई तेजी जो बननी है वो 11,300 के पार ऊपर निकलकर अगर बाजार बंद होते हैं तो ही बनती हुई दिखेगी। तब तक बाजार थोड़ा सा आराम करने के मूड में हो सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,250, 21,400 अब बैंक निफ्टी पर अगला नया मजबूत सपोर्ट होगा, और ऊपरी स्तरों पर 21,800, 22,000 इसको पार करेंगे तो फ्रेश तेजी बनती हुई दिखेगी। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा होगा, सेक्टोरल टर्निंग भी होती हुई दिख रही है, और अगला हफ्ता ये तय करेगा कि बाजार किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। क्या 11,300, 11,350 के आसपास टॉप बनाकर 10,500 की तरफ बढ़ रहा है, या फिर एक बार का हल्का फुल्का करेक्शन और वापस 11,500, 11,800 की रेंज में बढ़ने की तैयारी? इसका जवाब शायद आपको अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में मिल जाए। नजर रखिए ग्लोबल मार्केट्स पर, संकेत वहीं से आते हुए दिखेंगे। और दूसरा, हमारे यहाँ लोकल अगर आपको संकेत लेना है तो वो होगा एफआईज के आंकड़ों के दम पर। देखना है कि एफआईज इस बाजार में खरीदारी बरकरार रखते हैं या फिर हाथ खींचते हैं, वो निर्णायक होगा हमारे बाजारों के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका मंडे के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। संदीप जी, अब मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये होगा, हर हफ्ते जब भी आपसे बात होती है तो ये सवाल जरूर होता है, और ये खास करके ये सवाल उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मार्केट को रोज ट्रैक नहीं करते हैं, जो लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं। तो उनके लिए सर बढ़िया शेयर कोई बताइए अगले हफ्ते जहां पर पैसा लगाया जाए लंबे समय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज जो स्टॉक लाया हूं बहुत ही क्वालिटी स्टॉक, और एमएनसी फार्मा कंपनीज ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ सालों में, और बहुत ही एक सेफ्टी दिखती है। और जो अनिल जी ने कहा कि अब मार्केट्स ऐसे लेवल्स पे यहाँ पे टाइम करेक्शन भी दे सकता है और कई स्टॉक्स करेक्ट भी कर सकते हैं, तो हमेशा हमें ये नहीं भूलना है कि क्वालिटी के साथ ही रहना है, बहुत जरूरी है। और उसमें आईटी, फार्मा, एफएमसीजी ये एक तरीके से सदाबहार सेक्टर बन गए हैं। खराब मार्केट में भी चलेंगे, अच्छे मार्केट में भी चलेंगे, और खराब मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं टूटेंगे। और मैं स्टॉक जो लाया हूं वो ऐसा ही है, जब खराब मार्केट था तब ये 5,000 का लेवल मेरा टारगेट, मैंने इसी शो में यहाँ पे दिया हुआ है। फाइजर नाम है कंपनी का, जो कि मैंने दिया हुआ है, और ऑलरेडी आज फार्मा जबरदस्त फ्लेवर में थे और बहुत चला हुआ नहीं है स्टॉक, और 5,000 का टारगेट अचीव करके नीचे आया हुआ है। साइडवेज था काफी दिनों तक, क्वार्टरली रिजल्ट्स बेहतरीन दिए हैं, टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स है, और मैंने जो बैलेंस शीट में जो क्वालिटी होती है उसके बारे में तो कहना कोई जरूरत है ही नहीं है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, 23-24% की आरओसी है, पिछले 3 साल में जो ग्रोथ की कैगर है करीब प्रॉफिट की 13-14% है। इन सबको देखता हूं तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और सबसे बढ़िया बात है, पहले ये आउट परफॉर्मर था, फिर दूसरे स्टॉक्स कैचअप किए फार्मा, और ये अंडर परफॉर्मर रह गया, अब कंसोलिडेट किया और ये फटने के लिए तैयार है। बहुत छोटी अवधि में मुझे ऐसा लगता है, वैसे मैंने 6 से 9 महीने की अवधि बोली है, बट 49.50 का टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल लिया जा सकता है। जी, तो ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपके लिए, जहां पर आप लंबे समय के लिए पैसा लगाकर निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन अब आपको ये बताते हैं मंडे के लिए ऑप्शन में और आप कहां पर ट्रेड कर सकते हैं
और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं kiranjadhav.com के आशीष केलकर साहब। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से सोमवार को ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, अगर आज हमने देखा तो टाटा स्टील, हिंदाल्को जैसे जो मेटल स्टॉक है उसमें एक बहुत ही बेहतरीन हमने खरीदारी होती हुई दिखी है। तो इसमें से एक स्टॉक मैंने चुना है जो है JSW स्टील। इसमें एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिलते हुए हमने देखा है, इसलिए मैंने ये स्टॉक चुना है। मैंने यहाँ पे 220 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की मैं सलाह देता हूँ, जिसका अभी भाव चल रहा है करीबन 11 रुपए 50 पैसों के करीब। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा करीबन 9 रुपए का। 8 रुपए का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। और टारगेट के लिए मैं मानता हूँ कि 17 रुपए का जो टारगेट है ये 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, संदीप जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रहेगा, खास करके मंडे को मार्केट में कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।